लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर बना तनाव जल्द खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन पूरी एलएसी पर भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। इसलिए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे उत्तराखंड की फॉरवर्ड पोजीशन पर 2 दिनों के दौरे पर गए हैं। दिवाली से पहले अपने इस अहम दौरे में सेना प्रमुख जनरल नरवणे वहां सैनिकों की ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चीन के साथ सीमा पर तनाव की बीते 6 महीनों में भारतीय सेना ने उत्तराखंड में एलएसी के सेंट्रल सेक्टर में भी पुख्ता तैनाती की है। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह बड़ी खबर इस वक्त की सीधे बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश के शपथ की तारीख तय हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को नीतीश शपथ लेंगे। एक दिन पहले मोदी ने उनके नाम पर मुहर लगाई और शपथ के आसार साफ हो रहे हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? पर्यवेक्षकों की एक टीम भी वहां रवाना हो रही है बिहार के लिए, और साथ ही साथ तमाम नजरें मंत्रिमंडल को लेकर तमाम बातें, और क्या ये तारीख तय मानी जाए? देखिए श्वेता, ये बात सही है कि बीजेपी के पर्यवेक्षकों की टीम जो है आज पटना पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच जो जानकारी है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ा के मुहर लगाई कि अगले मुख्यमंत्री यही होंगे, उसके बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब मंत्रिमंडल को लेकर जो है बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच खबर आई है कि नीतीश कुमार 16 नवंबर को, जो कि सोमवार है, उस दिन संभवतः शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे 7वीं बार। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं। अभी क्योंकि कल 2 दिन के बाद दिवाली है, और केसी त्यागी ने पहले ही बताया था कि दिवाली के बाद किसी भी दिन शपथ समारोह हो सकता है। तो ऐसे में जानकारी है कि 16 नवंबर को संभवतः नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत, और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है, और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी के भाषण के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है
उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। दरअसल मतगणना के दिन से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नया दांव चल दिया कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहां या वहां। अगर नीतीश चाहेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला करेगा। लेकिन अब पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये तय हो गया है कि बिहार में सुशासन बाबू 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बीजेपी ने बिहार का संग्राम जीत लिया है। अब अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी से सीधी टक्कर है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की जीत के जश्न के दौरान बिना नाम लिए बंगाल हिंसा को लेकर चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मौत के खेल से मत हासिल नहीं होता। ये जश्न बिहार चुनाव में जीत का था और जोश अगले लक्ष्य के लिए। ये संदेश बिहार की जनता के नाम था, लेकिन संकल्प अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने का। बिहार विधानसभा चुनाव में विजय का पताका फहराने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी सुगबुगाहट पहले से ही तेज है। वैसे टीएमसी यही दावे कर रही है कि बिहार के नतीजों का कोई असर नहीं होगा। Unfortunately, the electoral alliance and all these things, this matters. But today or tomorrow, the BJP has to go because the separatist politics, the people of Bengal and people of India do not approve. टीएमसी का दावा चाहे जो भी हो, बिहार चुनाव नतीजों की धमक बंगाल में भी सुनाई दे रही है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। बिहार की जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है, इसलिए मौका भले ही बिहार की जीत के जश्न का था, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी के संदेश ने साफ कर दिया है कि अब बारी पश्चिम बंगाल की है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।
बिहार चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक समीक्षकों के पूर्वानुमान फेल हुए तो इसकी नए सिरे से समीक्षा शुरू हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों से जो हकीकत सामने आई उससे साफ है कि सरकार की तस्वीर गढ़ने में बिहार की महिला मतदाताओं का सक्रिय योगदान रहा, जो कि चुनाव में बेहद उत्साह से वोट दे रही थी। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब कोरोना संकट के दौर में कतार लगाए वोट करने आई थी महिलाएं। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में महिला वोटरों ने ही जीत का समीकरण तय किया था? बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का राजनीतिक विश्लेषण शुरू हुआ तो बार बार इसकी चर्चा होने लगी। नतीजों ने बता दिया कि शोर मचाती भीड़ और नारेबाजी से दूर बिहार के साइलेंट वोटर चुपचाप फैसला लिख रहे थे। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इन साइलेंट वोटरों का जिक्र किया। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटरों ने इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से करीब 5% ज्यादा थी। सभी 3 चरणों में जहां 59.7% महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं 54.6% पुरुष मतदाता ही मतदान केंद्र तक पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 11 विधानसभा क्षेत्रों में 70% से ज्यादा महिला मतदाता वोट देने पहुंची। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाएं मतदान को लेकर पहले भी पुरुषों से ज्यादा जागरूक रही हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 60.5% महिला वोटरों ने मतदान किया था, तो वहीं सिर्फ 53.3% पुरुष मतदाता थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में ये अंतर कम था, लेकिन इस चुनाव में भी महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल करने में ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला मतदाताओं से खास अपील की थी। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। बिहार की हर मां, बिहार की हर बेटी आज हम सबको आशीर्वाद दे रही है। यही तो लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है भाई। तय है कि महिला सुरक्षा, 3 तलाक और शराबबंदी जैसे मुद्दों के साथ बिहार का राजनीतिक भविष्य लिखने में भी महिलाएं अब अगली कतार में आकर खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। दिल्ली में कोरोना का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीले धुएं के साथ अब कोरोना और ज्यादा जानलेवा हो गया है। हर दिन कोरोना के नए मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में 85 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली पर कोरोना की दहशत भारी पड़ने लगी है। बाजारों में भीड़ है, मॉल खुल चुके हैं, मेट्रो दौड़ रही है और साथ ही राजधानी में कोरोना की रफ्तार भी बेकाबू होती जा रही है। हालत यह है कि कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 8,593 नए कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में 85 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। किसी भी एक दिन में हुई मौत का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वक्त दिल्ली में 42,629 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। एक तरफ दिल्ली में होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, तो बीमारी की चपेट में आने वाले लोग भी। बीते 24 घंटे में हुए 64,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए 16 नवंबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली में आज जिंदगी बचाना सबसे
सबसे बड़ा धर्म है और उस मानवता के धर्म के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्दियों में कोरोना के और खतरनाक होने की चेतावनी दी थी। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत और जहरीले धुएं के बीच कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यानी सर्दियां बढ़ने के साथ इस खतरे से निपटने की तैयारी अभी से करनी होगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।